मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई और मेरा गैरों में रिश्ता कर दिया। वह कहने को तो गैर थे मगर अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई खास तैयारी न थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी यतीमी थी। कहने को तो 3 भाई भी थे मगर वह सिर्फ इतना कमाते जितना वह अपने बीवी बच्चों को खिला सकते थे। इसी वजह से शायद मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र ज़्यादा थी। वह मुझे हमेशा कहती, जितनी जल्दी तेरी शादी कर दूंगी उतना ही अच्छा है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से अदा हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी की गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उसी दिन जैद ने मुझे कॉल की। उसने पहली बार मुझसे बात की और सलाम का जवाब देते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, यह पूछते हुए कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसे लगी। उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। हमारी पहली बार बात हो रही थी। उससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूँ महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और शादी से 1 हफ्ता पहले तक हम लगातार फ़ोन पर बात करते रहे। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुई। जैद जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियों उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह प्यारा ही इतना था। वह जैद को देखते ही मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा इतना हैंडसम शौहर किसी को ही नसीब होता है, वरना तो कोई मोटा, कोई सांवला और कोई गंजा मिलता है। यह कहते हुए हंस पड़ी और मैं भी बड़े फखर से मुस्कुराने लगी। मैंने अभी तक जैद को नहीं देखा था, मगर मैंने अपनी सहेलियों की नज़र से उसे देख लिया था। वह जिस तरह उसकी तारीफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था वह मेरे सामने ही बैठा हो। निगाहनामे पर दस्तक करते वक्त दिल में अजीब सी खुशी और खुमार भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जैद के साथ रहूंगी। और 1 हफ्ते में जैद ने मुझसे वादा किया, इसी बिना पर अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए मायके का दुख भूल जाऊंगी। दुख इस बात का था कि जिंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिले, उसे वह खुशी भी कहाँ रास आ सकती है। वह उस खुशी को कम महसूस करता है और उस खुशी में गम को ज़्यादा तलाश करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन भी नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी और खूब की कैफियत मेरी रुखसती हो गई। मैं कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी साथ संवर कर घूंघट में जैद का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ साथ तेज हो रही थी। जैद के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूं हम 2 दुल्हनियां इस घर में आ गई। जैद के घर वालों ने अपना हर शौक शादी में पूरा किया, क्योंकि घर के वह भी आखिरी 2 बच्चे रह गए थे। बाकी सारे बच्चों की मेरे सास ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 नंद और 2 जेठ भी थे। थोड़ी देर में ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और जैद के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखते ही हैरान हो गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कही बातें याद आने लगी, क्योंकि जैद वाकई बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था, जबकि स्मार्टनेस सबको इसलिए ज़्यादा भड़कन लग रही थी क्योंकि वह अपने सारे बहन भाइयों में सबसे अलग था। रंग बिल्कुल साफ और नक्श निगार में किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था। मगर कहते हैं जो चीज़ इंसान की किस्मत की नहीं होती वह हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होती है, इसलिए उसका हर आंख में चमक रहा था। अगली सुबह वलीमे की रस्म भी बहुत अच्छे से अदा हुई। जैद बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी थी। मैं जब अपनी जेठानी को देखा तो वह मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वह बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। हालांकि वह भी मेरी तरह वहां पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वह मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तीखी नज़रों से आर पार कर रही थी। शायद वह अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी, जाने वह क्या सोच रही थी। खैर वलीमा भी अच्छे से निपट गया। मेरी सास ने हम देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनवाए थे, ताकि दोनों में किसी को कोई ऐतराज ना हो। हाँ, मगर रंग में फर्क जरूर था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशी को नज़र लग गई। अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम के वक्त जैद बात करते करते बेहोश हो गया। यूँ अचानक से वह बेहोश हुआ तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पास ही बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरे चीख पर घर में बाकी लोग मेरे कमरे में आ गए और उस समय जैद को बेहोश पाकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से जैद को उठाया और उसे होश में लाने लगे। उसके चेहरे पर कोई पानी छिड़कता तो कोई उसके पैर के तलवे मलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वह जैद को लेकर बाइक पर ही बैठकर डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ससुराल क्योंकि शहर में ही था, इसलिए वह जैद को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद
मेरे जेठ ने कॉल की तो बताया कि जैद को होश आ गया है, जिसे सुनते ही मेरे जिस्म में दोबारा से जान लौट आई हो। थोड़ी देर में ही जैद को घर ले आए। जैद के घर में आते ही मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर जैद के गले लगते ही तेज आवाज में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का माथा चूमकर कहने लगी, मेरे बेटे को किसी की नजर लग गई। जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी जैद को देखकर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से निगाह के बंधन में बांधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले वह एक दिन की ही हो या कई सालों की। और शादी के बाद औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका शौहर ही होता है। उसके दम से उसके चेहरे पर रौनक आती है और उसकी जिंदगी हर तरफ खुशियां होती है। जब जैद ने मेरी तरफ देखा तो वहीं खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम रो क्यों रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भाग चली आई, उसके सीने से लग कर रोने लगी, जैसे जैद को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। जैद ने दवाई ली हुई थी, इसलिए वह रात को जल्दी सो गया, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उठकर जैद की तरफ देखती कि जैद ठीक से सोया है नहीं या नहीं। सुबह उठते ही मैं बड़ी बेचैनी से जैद को उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वह ज्यादा देर तक सोए। मैं उससे बातें करना चाहती थी। जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। जैद के साथ बिताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेजी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज देने पर जैद जाग गए और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मेरा यकीन करो मैं अभी जिंदा हूँ। यह लफ्ज सुनते ही मैं उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए उसे कहने लगी, जैद आपको अल्लाह की कसम आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना, चाहे वह मजाक में ही क्यों ना हो। जानते हैं मेरी जान आप में बसती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। जैद मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगे, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली सी प्यारी सी बीवी हो। उस दिन मैं एक पल के लिए भी जैद से अलग नहीं हो पाई। जैसी हालांकि उस दिन जैद बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले जैद ने मुझसे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने जैद से पूछा, आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता था? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? मेरे सवालात पर जैद ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, और वह जवाब यह था कि मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जैद और मुझे अपने दर्द भरी आवाज में कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है ना, आज मेरा सिर दबा दो, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। यह कहते ही वह फिर से आंखें बंद करने लगे। देखते ही देखते वह फिर से बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह से बेहोश होता देखकर अपनी आवाज खोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कमरे से दीवानों की तरह बाहर भागी और अपनी सास को पुकारने लगी, यह कहते हुए कि जैद को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर से सब घर वाले इकट्ठा हो गए। जैद आज भी उसी हालत में ही था। इस बार जैद को वह बड़े अस्पताल कर गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी जैद के साथ ही जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी सास मुझे कहने लगी, तुम्हारा डोला वह कहाँ लेकर जाएंगे, रात का वक्त और वैसे भी वह मर्दों का काम है। मेरी सास ने उस रोज मुझे बहुत ही बुरी तरह से झटका था। मैं तो पहले ही जैद की हालत को देखकर बहुत टूट गई थी। सास की इस तरह कहने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई, सर तकिए पर रखकर आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी माँ को जैद की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ तो पहले ही कर्मों की मारी थी। वह तो शुरू से ही मुझे देखकर यह कहती कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। मेरी माँ जवानी में ही बेवा हो गई थी। थोड़ी देर में फिर से जैद का फोन आया और उन्होंने बताया जैद होश में आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने जैद के टेस्ट लिख कर दिए हैं और कहा टेस्ट जल्द से जल्द करवाए, इसलिए हमें जानने में देर हो जाएगी। मुझे जैद के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। मैं परेशान होते अपनी अम्मी को कॉल कर लिया, यह सोचते हुए कि जैद की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए अम्मी को बताना भी जरूरी है। फिर ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पर कोई भी जैद की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैं अपनी मम्मी को कॉल की तो मेरी माँ मेरी बात सुनते ही रोने लगी, यह कहते हुए कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात के तकरीबन 11 बजे जब जैद को लेकर मेरे जेठ और ससुर घर आए तो वह बहुत परेशान थे। मैंने बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वह कहने लगे, रिपोर्ट से 1-2 दिन में मिलेंगे, मगर डॉक्टर ने कहा कि खतरे की बात है। यह सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोगों के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, इनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती है। शायद उसका दिल बहुत जला था इस वजह से, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और कई अरमान थे, जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते। अरमान तो मेरे भी थे, मगर अल्लाह की लिखी को कौन मिटा सकता है। अगले ही दिन मेरी माँ आ गई। वह जैद को लेकर रोती रही और बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को मेरे हवाले से मनहूस कहते हुए बहुत बातें सुनाई। यूँ मेरी माँ उनकी बातें सुनकर बहुत जल्दी वहाँ से चली गई। वह 1-2 दिन मैंने बहुत
इसके गुजारे और हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती रही कि जैद की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए। रिपोर्ट के आते ही सब घर वालों में जैसे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक जैद को ब्रेन ट्यूमर था। मैं रिपोर्ट को पढ़ते ही अपने आप को जैद की बीमारी की जिम्मेदार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले जैद बिल्कुल ठीक था और एकदम से जैद को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वह भी 3rd स्टेज में था। जैद की हालत की जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगी। यूं तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार ना उम्मीद होकर लौट आते। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई। उनसे कहा कि ऑपरेशन के बाद उनका ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, मगर इस ऑपरेशन में नतीजे में हो सकता है कि जैद की आंखों की रोशनी चली जाए, याददाश्त भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जैद के किसी भी हिस्से पर असर हो सकता है, क्योंकि यह दिमाग का मसला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला आ सकता है। कहने का मकसद यह है कि ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं। यूं ही जैद को डॉक्टर के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस दिन जैद का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी बहुत महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उस शाम मुझे उल्टी आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं उम्मीद से ही हूँ। अब हालात ऐसे थे कि मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। जैद का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया था। जब उसको होश आया तो वह सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, खुशकिस्मत है, जैद का ऑपरेशन ठीक हो गया, मगर पूरी तरह से ठीक होने में इसको बहुत वक्त लग रहा है। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया, अगर मैं उसके सामने रो पड़ी तो वह भी हिम्मत हार बैठेगा, और वैसे भी इस हालत में उसे परेशान करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए जैद को दिलासा देने लगे। मेरी माँ और मेरे भाई जब जैद का पता लेने आए, जाने मेरी सास को क्या हो गया, वह मेरी अम्मी से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जाएं। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे में कहा था कि मेरी अम्मी वापस पलटकर कोई जवाब नहीं दे सकी और न ही पूछ पाई। मेरी सास मेरी अम्मी को अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई, जबकि मैं ये सुनते ही दुखी हुई। मैं जैद को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती थी, मगर यह बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। वह गुस्से में आया और ज़बरदस्ती मुझे वहां से लेकर आ गया। उन्होंने मुझे जैद से एक बार भी बात नहीं करने दी। मायके में आकर भला मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार जैद को कॉल की, मगर जैद ने कॉल अटेंड नहीं की। वह कॉल अटेंड कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर ने ही सख्ती से मना किया था कि शायद ज़्यादा देर बात न करे। जैद से उन लोगों ने क्या कहा होगा। कुछ दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे और फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप भाई से कहे कि मुझे जैद के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरा हो जाएगा। आप लोग यह सब कैसे कर सकते हैं? वह मेरा शौहर है, किसी को हक नहीं कि कोई मुझे उसे जुदा करे। मगर मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसलिए उसने तुझे इधर भेजा है ताकि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके। और अगर तुम वहाँ चली गई और जैद को कुछ भी हो गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी वह उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैं मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल की। 2 बार तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं की, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, अब तुम क्या चाहती हो? जैद इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैंने उनसे इतना बोला, यह कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे मम्मी के घर में आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल कट दी। इसके बाद उन्होंने कभी भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। जबकि मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम छा गया। यह ऐसा मातम था जो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों ने मनाया। जाने वह सब मुझे मनहूस समझने लगे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाई और अपने ससुराल पहुँची, जबकि मेरे भाई इस बात पर भी सख्त नाराज थे। उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, और तुम किस मुँह से उसके घर में जाओगी। मगर मेरा दिल को चैन नहीं आ रहा था कि मैं अपने ससुराल वाले घर में गई तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। खैर, मेरी माँ ने साथ वाले पड़ोसी से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि वह यह घर छोड़कर चले गए। जब मेरी माँ ने जैद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। दूसरे पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो 1 हफ्ता पहले ही किराए के मकान में आए और हमें ना ही जैद के बारे में मालूम है और ना ही उनके परिवार के बारे में।
मेरी माँ मुझे कोसते हुए घर से वापस ले आई, यह कहते हुए कि वह तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब जैद इस दुनिया में नहीं रहा, तुम घर में बैठो और अपनी इज्जत पूरी करो। इज्जत क्या पूरी करनी थी, मेरी तबीयत दिन बर दिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखकर मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जबकि अभी तक यह मालूम नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी माँ में एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में उम्मीद से हूँ। बल्कि वह मुबारकबाद देते हुए कहने लगी, खुशखबरी है। यह अल्फाज सुनते ही मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जैद इस दुनिया में नहीं रहा था तो यह खुशखबरी किसके लिए होनी थी? सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मनुष्य समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वह दिन भी आ गए जिस दिन मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल जैद की तरह ही दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेते ही आंसू बहाने लगी और कुछ दिन की जैद की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा और जैद का साथ ही इतना था। मगर मेरे साथ उसकी कुछ यादें ही मेरी जिंदगी गुजारने का जरिया बनी। जब मैं अपने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई अम्मी से कहने लगे, आप इसकी शादी कहीं और करवा दे। मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैंने जैद को अपनी आंखों से कफन में नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि जैद जिंदा होगा। फिर दिल में यह भी सोचती कि अगर वह जिंदा होता तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं की, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं बदला था और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी माँ ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं मालूम। मैं अपनी माँ से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी और अपने बेटे को पाल पोस लूँगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसकी सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैं स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ही ले लिया जाती थी। घर में उसको कौन संभालता? जिंदगी तो अब गुजारनी थी। दिन गुजर रहे थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ। वह मुझसे कहने लगे, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भी उनके साथ हो गई, क्योंकि दोनों छोटे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। यह सोचते कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरी माँ वहीं पुराने घर में ही रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ एक नए शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आए वह शहर बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। शायद अब पुराने शहर में इतनी दर्द से भरी यादें थी कि वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालत भी कुछ बेहतर हो गई। बेहतरीन सवाल से हुई। और एक तो मेरे टीचिंग में तजुर्बा था और दूसरा भाई के घर के पास एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत ही अच्छी थी। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था। वह चौथी क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उन्होंने मेरी आप बीती सुनी तो वह मुझसे और ज़्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाते और घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगी। दिन बहुत तेज़ी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन मैं जैद को याद नहीं किया। मेरे बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं कहती कि तुम्हारे पापा मुल्क से बाहर हैं। बल्कि मैं उसे झूठ बोलती रही। उसके हर सालगिरह पर उसे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से एक तोहफा दे देती और उस पर जैद का नाम लिख देती, यह कहते हुए कि यह तुम्हारे पापा ने बाहर से भेजा है। वह अपने बाप की कमी को महसूस करने लगा था। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया। इस बीच मैडम भी मुझे कई बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं उनसे हमेशा यही कहती कि मेरा दिल कहता है कि जैद जिंदा है। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर ज़रूर आना। इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। शादी एक हफ्ते बाद थी। मैं हमेशा की तरह अपना सूट पहना, उदास दिल्ली लिए झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैं वहां पर उस इंसान को देखा जिसकी सदियों से मुझे इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वह बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैद मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं शक की हालत में खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद होती महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया, वह दिल जिसने मुझे हमेशा इस उम्मीद में जिंदा रखा कि जैद जिंदा है। वह किसी मोड़ पर कभी न कभी मुझसे ज़रूर मिलेगा और आज वह मिल गया। मैं उस वक्त जैद से कुछ न कह पाई। शादी में बहुत मुश्किल से वहाँ पर सारी रस्म के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी, यह भी जानती थी कि जिस अंदाज में मुझे जैद ने
देखा है वह भी मुझसे ज़रूर बात करना चाहेगा। जैसे बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल से निकल ही रही थी, वहाँ पर जैद हमारे इंतज़ार में खड़ा था। जैद को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरेबान पकड़ूं और उससे पूछूं वह जिंदा था, मगर वह इतने अच्छे कहाँ रह रहा। शादी के फंक्शन में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका कि जैद को उनकी बेटी की ससुराल की तरफ से आए हैं, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी ब्याही गई है थी। इससे पहले कि मैं जैद कुछ पूछती या वह मुझे कुछ पूछता, मैंने बहाना बनाते अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद जैद से पूछने लगी, यह कहते हुए कि तुम तो बड़े बेवफा निकले, तुम जिंदा थे मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने पर भी यकीन नहीं कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर गए। सामने खड़ा देखकर मुझे यकीन तो हो गया कि मेरा दिल सच कह रहा था, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए जैद मुझसे कहने लगे, तुम ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे इस हाल में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली आई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया था कि तुम घर से यह कहकर गई कि तुम बीमार शोहर के साथ जिंदगी गुजार नहीं सकते और वैसे भी जैद का क्या पता आज है तो कल नहीं, यह कहकर तुम वहां से चली गई, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत विनती की थी। यह सुनते ही मैं जैद पर फट पड़ी, क्योंकि वह जो भी कह रहा था वह सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्जाम का सिर्फ इतना जवाब दिया, यह सब झूठ है और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए। जैद ने जब मेरे बेटे को देखा तो उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा जैद की ही कॉपी था। फिर मैं वहां से अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली आई, जबकि जैद इस बात पर जिद कर रहा था कि मैं मेरे बेटे को उसके साथ जाने दो और खुद भी उसके साथ जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। इसके बाद कई बार जैद हमारे घर में आकर माफ़ी मांगी और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर में लेकर आ गया, मगर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मैं तो मनहूस बेवा जैसे शब्द सारी उम्र सुनती आई हूँ और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करने वाली थी, जबकि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैद मुझसे कहने लगा, उसने एक दो बार कोशिश की थी मगर तब मैं उधर से आ गई थी, मगर मैं जानती थी वह सब झूठ कह रहा है, क्योंकि मेरे दोनों भाई उस घर में रहते थे और सबसे बढ़कर जैद के पास मेरा फ़ोन नंबर भी था। जैद ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके 3 बेटियां भी थी। वह सिर्फ मेरी तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मैंने जैसे कहा, मेरा क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई और आधी बाकी है। अल्लाह ने मुझे बेटे जैसे मजबूत सहारे से नवाज दिया और मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। वैसे भी मैं मनहूस हूँ, यही समझकर तुमने भी अपने घर वालों का साथ देते हुए मुझे छोड़ दिया। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत का मुकम्मल कर रही हूँ, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सारी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा, जबकि मैंने उससे कई बार कहा कि तुम्हारे पापा है, तुम उनसे मिलते जुलते रहा करो, मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने बाप से मिलने से इनकार कर दिया।